हेलो दोस्तों। तो भूगोल में विकसित जो विचारधाराएं थी, जो क्रांतियां थी, जो उपागम थे, वो हमने पढ़े। अब उससे बाद में तीन विचारधाराएं हैं जो महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती। पहली कौन सी है? नियतिवाद। दूसरी कौन सी है? संभववाद। तीसरी कौन सी है? नव नियतिवाद या नवनिश्चयवाद। इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो पहला शॉर्ट में ये सारी हमने हमारी वैसे डिटेल में पढ़ी हुई है, फिर भी अपन शॉर्ट में इनको जान लेते हैं। तो पहली कौन सी है? निश्चयवाद। या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम नियतिवाद के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो ये निश्चयवाद, नियतिवाद, ये जो विचारधाराएं हैं, ये क्या बोलता है? किस चीज को ये बताती है? ये विचारधाराएं, ये मुझे बताओ। ये ऐसे बोलता है कि प्रकृति जो है हमारी, वही क्या है? सब कुछ है, वही सर्वशक्तिमान है, उससे अलावा कोई भी शक्तिमान नहीं है। मनुष्य गौण है, मनुष्य का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है, मनुष्य का अस्तित्व गौण है। पहले से जो होना है वो नियति तय है। ठीक है, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही मानव पर अपना प्रभाव डालती है, मानव की कोई भी इच्छाएं नहीं है। ठीक है, तो ये चीज कौन बोलता है? नियतिवाद। ये पुरानी विचारधाराएं हैं, है ना, सबसे पुराने समय से चली आ रही है। इससे समर्थकों में जैसे रेडजेल, इनकी जो प्रमुख शिक्षा थी कौन सी? सैम्पुल, है ना। उसके अलावा हंटिंगटन, उससे अलावा और कौन से हो जाएंगे? बोमेन, ये सारे इसमें विद्वान आते हैं। ठीक है, दूसरी जो विचारधारा है वो कौन सी आती है? संभववाद। तो नियतिवाद में जो विचारक है ज्यादातर ये जर्मन वाले इसमें प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण रहते। फिर आती है संभववाद। संभववाद में जो प्रमुख विचारक हैं, जो विद्वान हैं, जो माने जाते हैं, वो कौन से हैं? फ्रांसीसी। कौन से? फ्रांसीसी विद्वान इसमें महत्वपूर्ण रहते हैं। और ये फ्रांसीसी विद्वान क्या बोलते हैं? इनका ये बोलना है कि भाई साहब ऐसा है, इस दुनिया में मानव भी है और मानव ने अपने बलबूते पर, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। प्रकृति के निर्णयों को उसने बदलने का प्रयास किया है। प्रकृति का निर्णय है कि गर्मियों में रेगिस्तान में लू चलेगी और आपको गर्मी में ही तपना पड़ेगा। उस गर्मी को जो सहन कर पाए वो जीवित रहेगा, जो सहन नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। मानव ने क्या करा? घर बनाया और उस घर बनाकर उस लोक की जो ताप है उसे कम करा, मिट्टी का। फिर उसने और भी टेक्नोलॉजी लगाई, फव्वारे बनाए, फिर उनसे भी पार नहीं पड़ी तो मॉडर्न एज में हमने एसी बना लिया। ठीक है, अब सऊदी अरब के रेगिस्तान में हमने दुबई जैसा शहर बनाया आलीशान, और उसमें गर्मी का कोई नामो निशान भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये मानव का ही प्रभाव है ना। प्रकृति अपनी जगह सब कुछ है, लेकिन मानव भी एक प्राणी है, मानव भी डिसीजन लेने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। मानव जो चाहे वह कर सकता है। मानव एक इच्छा रखता है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह मानव प्रकृति में परिवर्तन का भी भागीदार बनता है। ठीक है, तो ये आती है संभववाद। अब इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो क्या है? गौण है। जब हम निश्चयवाद की बात करते हैं तो प्रकृति प्रमुख है, मानव गौण रहता है। जब हम संभववाद की बात करते हैं तो मानव प्रमुख हो जाता है, प्रकृति गौण हो जाती है। तो इससे फ्रांसीसी रहते हैं ज्यादातर विचारक, जैसे ब्लाश, फेब्रे, है ना, तुआन, ये सारे इसमें प्रमुख रूप से विचारक हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते। अब हमारे पास एक और विचारधारा आती है जिसका नाम क्या है, नव निश्चयवाद। अब इन दोनों की चीजों में क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंज आ रहा है, ये तो बोल रहा है कि प्रकृति प्रमुख है, मानव उसमें कुछ ही नहीं कर सकता। ठीक है, प्रकृति ने, जैसे होता है ना किसी का बिजनेस कभी कमजोर चल रहा होता है तो वो एक सेंटेंस है जो ज्यादातर उसमें यूज में लिया जाता है कि भगवान ने पेट दिया है तो भोजन भी देगा, है ना। तो ये सारी चीजें किस चीज के लिए है, नियतिवाद, वो उसमें प्रभाव नहीं डालते। लेकिन संभववादी क्या बोलते हैं, मुझे ही सब कुछ करना है। तो नियतिवादी विचारधारा जिससे ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था विश्व में, संभववादी विचारधारा ने परिवर्तन लाया। संभववादी विचारधारा ने क्या करा, बड़े स्तर पर बड़ी मात्रा में क्या करा, परिवर्तन लाया, औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, बड़े बड़ी क्या लगाए, इंडस्ट्री लगाई, पॉल्यूशन फैलाया उसने, और उस पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, पृथ्वी की प्रकृति क्या है, नष्ट होती गई। अब नष्ट होती प्रकृति के बाद एक विचारधारा और आती है, वो कौन सी है, नवनिश्चयवाद। वो क्या बोलता है कि मान लिया कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, मानव भी कुछ है, लेकिन मानव को इतना भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मानव को एक बार ये सोचना चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन सही है या गलत है। अगर वो डिसीजन सही है तो उस सही डिसीजन का परिणाम क्या रहने वाला है प्रकृति पर, वो पर प्रकृति को चेंज करेगा या उसे यथावत रहने देगा। तो मानव को अपना डिसीजन लेने से पहले एक बार क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और उससे बाद में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये मध्य मार्ग नहीं बताता। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन दोनों के बीच वाला रास्ता है, बीच वाला रास्ता नहीं है। ये मानव, ये संभववाद की तरफ झुका हुआ है। इसने ये बोला कि डिसीजन लेने वाला कौन है, मानव, लेगा कौन, मानव। मानव में क्षमताएं हैं प्रकृति को चैलेंज करने की, लेकिन मानव को जब वो चैलेंज करना पड़े उससे पहले मानव ये सोचे कि वो इस पृथ्वी पर रह रहा है, इस प्रकृति पर ही रह रहा है। अगर यही शेष नहीं रहेगी तो फिर वो डिसीजन कहां पे लेगा, उसे बचाना भी उसका ही कर्तव्य है। परंतु अपना डिसीजन लेने से पहले उसे ये भी सोचना चाहिए प्लस और नेगेटिव, जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान, समझ रहे हो। तो इसमें भी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, मानव। पर मानव एक बार सोच रहा है किसके बारे में, प्रकृति के बारे में, कि यार आप भी कुछ हो, आपका भी अस्तित्व है। समझ गए बात को। ये जो विचारधारा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम नव नियतिवाद के नाम से जानते हैं। ये नवनियतिवाद जो विचारधारा है वो किसने दी थी, टेलर ने दी थी। ऑस्ट्रेलिया से थे, है ना। जीवन चक्र इनका बड़ा ही अद्भुत जीवन चक्र इनका रहा। तो ये विचारधारा समझ में आई, इस विचारधारा से जो एस्पेक्ट है वो समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी विचारधारा को आगे पढ़ते हैं, उसके बाद में प्रसंभववाद के बारे में भी जानेंगे। तो नवनिश्चयवाद, नियो डिटरमिनिज्म में क्या बोलते हैं, वातावरणीय निश्चयवाद भी इसे एवं संभववाद की विभिन्न दृष्टिकोण वाली विचारधाराओं के मध्य सामंजस्य नव निश्चयवाद के रूप में विकसित हुआ, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म, वर्तमान दिन का निश्चयवाद, नियो डिटरमिनिज्म नव निश्चयवाद, और स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म के नाम से भी जाना, रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना। कौन सी पुस्तक में लिखा था ये, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। अच्छे से याद रख लेना, 20वीं शताब्दी का भूगोल। कौन सी शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का भूगोल में ये लिखा था टेलर ने। कौन से टेलर थे, ग्रिफिथ टेलर।
टेलर ने नवनियतिवाद भी कहा। रुको जाओ नियतिवाद सिद्धांत। जी टेथम ने नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है कि वास्तव में संभववाद जो होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि ऐसे अभिमान में चूर मनुष्य जो होते हैं वो निश्चित रूप से ही धराशायी हो जाते हैं, उनका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और संभववाद अभिमान ही दर्शाता है मनुष्य का, तो अभिमान में नहीं आना चाहिए। हमें एक बार अपने निर्णयों के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए कि जो निर्णय हम ले रहे हैं वो निर्णय सही है या गलत है। फिर इसके बाद में ब्रिटिश बुकवेलवेत्ता बुलरिज भी इस संबंध में टेलर के विचारों को क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। उन्होंने भूगोल में निश्चयवाद किसी सीमा तक रहना अनिवार्य है, क्योंकि यह सत्य है कि मानव और भूगोल की प्रक्रियाएं पारस्परिक होती है। तो निश्चयवाद तो होना ही चाहिए। प्रकृति को तो प्रमुख आप मानोगे ही मानोगे। मानव निर्णय ले सकता है, पर उसे सोचना पड़ेगा कि मानव का जो निर्णय है वो प्रकृति को ज्यादा प्रभावित ना करे। जैसे हमने ओजोन छिद्र कर दिया बर्बाद, बना दिया ओजोन परत को बर्बाद करा, आज उसके लिए हमने करोड़ों रुपए खर्च करे और पता नहीं कौन कौन से प्रोटोकॉल हमें पढ़ने पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने CO2 बढ़ा दी, अब CO2 कम करने के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। पेरिस समझौता, क्लाइमेट चेंज, ये कैसे आया? संभववाद की देन है। ये सारे जो आज हम पढ़ रहे हैं वो परिणाम संभववाद के परिणाम है, क्योंकि हमने सोचा नहीं डिसीजन लेने से पहले। हमने वो फैक्ट्रियां लगाने से पहले, वो चिमनियां लगाने से पहले, जो चिमनियां किस चीज का उत्सर्जन कर रही थी? CO2 का, खतरनाक प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन कर रही थी। उससे पहले हमने सोचा नहीं कि ये जो गैस है जो वातावरण में मिलेगी उससे परिणाम क्या होगा, उसके बारे में हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और टेलर की जगह अगर अपन सोचते और सामंजस्य बना के चलते अच्छा सा, तो आज हम उसी स्वरूप में रहते, ठीक है, और विकसित भी होते, है ना। तो ये सारी चीजें जो इसमें आती। फिर आता है उसके बाद में प्रसंभववाद, यही है मध्यम मार्ग। देखो हर विचारधारा में मध्यम मार्ग होता है। एक लेफ्ट विचारधारा जाती है, एक राइट विचारधारा जाती है, बीच वाली कौन सी होती है? मध्यम मार्ग विचारधारा होती है। तो ये प्रसंभववाद किसने दिया? OH के स्पेट ने दिया 1957 में। क्या दिया? प्रसंभववाद। विचारधारा किसने दी? OH के स्पेट ने 1957 आएगा, 53 नहीं आएगा। ये संभववाद और निश्चयवाद के मध्य की क्या है? कड़ी, उसका मध्यम मार्ग है। ये क्या बोलते हैं? जो प्राकृतिक वातावरण है वो निश्चित रूप से मानव की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, है ना। मानव निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि सभी एक समान प्राकृतिक वातावरण में एक समान निर्णय होगा, नहीं। सभी मानव अलग अलग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे अगर मैं बताऊं, ये एक पर्वत है ना, ये पर्वत की घाटी है और ये पर्वत की चोटी है। से एक समान मौसम बना हुआ है जनवरी का, और यहाँ पे कोई बस्ती है, उस बस्ती में दो दोस्त रह रहे हैं, और दो दोस्त में से जिद हो जाती है। एक बोलता है मैं तो, मुझे ऊपर वाला मौसम पसंद है, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे घाटी वाला मौसम पसंद है, दोनों लड़ लेंगे, है ना। तो ये तो क्या हुआ कि एक समान दशाओं में मानव निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो ये तो संभववाद हो गया। लेकिन यहां पे ये बोलते हैं कि इतना भी स्वतंत्र नहीं है जितना वो समझता है। यानी उस पर ये मानते हैं कि प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो अछूता भी नहीं है। उस पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, और उस प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर ही उसे अपना डिसीजन लेना
चाहिए, उसे अपना निर्णय लेना चाहिए, और वो जो निर्णय लेता है उस निर्णय पर उस प्राकृतिक वातावरण का स्पष्ट असर हमें देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं वो इसने समझाई है, किसने? प्रसंभववाद। ठीक है। और ये कौन सा है? मध्यम मार्ग। कौन कौन से में? नियतिवाद और संभववाद के मध्य मध्यम मार्ग है। अब इसमें संभव मध्यम मार्ग में समझ में आया कि इतना भी जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट निर्णय ले सकते, और इतना भी जरूरी नहीं है कि वो प्रकृति से अछूताई है। दोनों चीजें इसमें शामिल होती। फिर आ जाता है भूगोल में द्वैतवाद और उसकी प्रकृति और एवं विकास। तो द्वैतवाद क्या होता है? दो चीजें, जैसे अभी चल रहा था ना, एक बोल रहा था मैं ऊपर जाऊंगा, एक बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगा, तो वैसे ही विषय में हमेशा द्वैतवाद चलता रहता है। दो विचारधाराएं उसमें साथ साथ चलती रहती है। जैसे पहला द्वैतवाद कब आया भूगोल में? पुराने समय से। भूगोल मानव भूगोल है या भौतिक भूगोल है? सबसे बड़ा द्वैतवाद तो यही है कि भूगोल क्या है, मानव भूगोल है या भौतिक भूगोल है। भौतिक चीजों को पढ़ोगे या मानव भूगोल को पढ़ोगे? उसके बाद में द्वैतवाद कौन सा आता है? भूगोल क्रमबद्ध है या प्रादेशिक है। सारी चीजों को अलग अलग पढ़ना चाहिए या सबको एक पढ़ना चाहिए, या एक चीज को पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना चाहिए? तो भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से हो या प्रादेशिक रूप से, ये भी द्वैतवाद है। भूगोल का अध्ययन भौतिक भूगोल में ज्यादा हो या मानव भूगोल में ज्यादा हो, ये भी द्वैतवाद है। भूगोल में गणितीय प्रक्रियाएं ज्यादा है या अनुभविक प्रक्रियाएं ज्यादा है, ये भी एक द्वैतवाद। दोनों चीजें अलग अलग है ना। जब तक गणितीय चलेगी तब तक अनुभविक कहां पे उसका स्थान रह जाएगा? आप बताओ मुझे। नहीं रह पाएगा, क्योंकि अनुभव तो बोलता है हो सकता है, और गणितीय क्या बोलता है? होगा। दोनों चीजों में अंतर है ना। एक तो बोलेगा निश्चित रूप से 10:05 पर वर्षा होगी, तो ये कौन है? गणितीय। और इतनी mm वर्षा होगी, बूंदाबांदी होगी, तीव्र वर्षा होगी, या बादल ही आएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरी चीज से, अनुभवात्मक, तो बोलेगा वर्षा हो सकती है, मौसम सुहावना रहेगा, धन्यवाद, है ना। उसमें कुछ पता चला आपको कि वर्षा कितने बजे होगी, कितनी मात्रा में रहेगी? ये कुछ भी पता नहीं चला। तो ये सारी चीजें दोनों में द्वैतवाद। ठीक है। तो द्वैतवाद का मतलब समझ गए? दो विचारधाराओं के मध्य जो संघर्ष वाली स्थिति किसी भी सब्जेक्ट में बनी रहती। तो सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों ने द्वैतवाद की नींव डाली, और हिप्पैक्रियस ने भौतिक भूगोल पर, हेरोडोटस और स्ट्रैबो ने मानवीय पक्ष पर जोर दिया। तो कौन कौन सी? भौतिक और मानव भूगोल की जंग प्रारंभ हो गई, जो अभी तक चल रही है। एनटीए में भी चल रही है, नहीं चल रही है? एनटीए में भी चल रही है। एनटीए पहले फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, आजकल उसका पक्ष मानव भूगोल की तरफ ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और इस बार का पेपर देखना पड़ेगा, पेपर लग जाए यही बहुत बड़ी बात है ना। चाहे से आप भौतिक भूगोल से प्रश्न पूछो या मानव भूगोल से, पर पेपर ले लो हमारा। ठीक है ना। ज्यादा ही परेशान हो गए बच्चे, पेपर ही नहीं ले रहे, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। फिर उसके बाद में वॉरेनियस आते हैं हमारे, जिन्होंने भूगोल को द्वैतवाद में असली रूप में प्रारंभ करा, और सामान्य भूगोल जो उनकी पुस्तक थी ज्योग्राफिया जर्नलिज्म, उसमें सर्वप्रथम भौतिक और मानव भूगोल के मध्य अंतर स्पष्ट किया। किसने किया? वॉरेनियस ने। क्रमबद्ध और प्रादेशिक में भी इन्होंने बांटा। भूगोल में निम्नलिखित द्वैतवाद की प्रवृत्ति के रूप में माना जाने लगा। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया समझ में, किस तरह का द्वैतवाद इनमें चलता है। रीजनल और सिस्टमेटिक, है ना, प्रादेशिक और क्रमबद्ध, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, गुणात्मक यानी अनुभवात्मक, है ना, और डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म यानी निश्चयवाद और संभववाद। तो ये तो अभी पढ़ाई था किस तरह का इनमें द्वैतवाद चलता है। तो ये सारे द्वैतवाद हमें देखने को मिलते हैं।
मानव भूगोल की बात करें हम अगर, तो क्वांट हमबोल्ट ये आ जाता, भौतिक भूगोल आएगा यहाँ पे। भौतिक भूगोल की बात करें क्वांट हमबोल्ट सॉरविले। मानव भूगोल में रीटर, ब्लांच, ब्रुन्स, डिमांजिया। प्रादेशिक में रीटर, रिस्टोफेन, रेडजेल, हेटनर, ब्लाश। व्यवस्थित में हमबोल्ट, रेथलेस। मात्रात्मक, गुणात्मक, नियतिवाद, रेडजेल, संभववाद, ब्रुन्स। प्रादेशिक, ये तो है। प्रादेशिक और व्यवस्थित भूगोल में अंतर बताने वाला वॉरेनियस थे, ठीक है। उसके बाद में नवनिश्चयवाद जी टेलर ने दिया। प्रसंभववाद ओएसए स्पेट ने। भौगोलिक विचारधारा का सही क्रम, सबसे पहले निश्चयवाद जर्मन, संभववाद, मात्रात्मक और आमूलचूल परिवर्तनवाद हमारे देखने को मिलता है जो ज्योग्राफी में डेवलप हुई। आधुनिक मानवतावाद, चलो तो ये हमारे पूरे हो गए जो हमने नोट्स से तरह से हमने शॉर्ट रूप में थोट को पढ़ा। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका आप प्रिंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी जो डाउट हो इसमें रहे आपको, तो आप मेरे नंबर 73399835 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करना सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका संपर्क करने का रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये सीरीज। इससे अलावा ये तो हमने पढ़ा है, जो बुक है अपनी भौगोलिक चिंतन का इतिहास, उससे शॉर्ट रिवीजन हमने किया है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार जो क्वेश्चन आपसे आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट जो क्लास है वहां से रिवाइज करेंगे। 4-5 क्लासेस में पूरा हम थॉट पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अब इसको पढ़ेंगे। वैसे जैसे हम बोल्ट पढ़ेंगे तो हम बोल्ट से जितने भी स्टेटमेंट है सारे एक साथ पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन उससे आए हुए सारे एक साथ पढ़ेंगे, फिर रीटर एक साथ। तो इस तरह का हम रिवीजन है वो नेक्स्ट क्लास से करने वाले। आई होप आप सभी के लिए ये जो सीरीज है थॉट वाली वो होप हेल्पफुल रहेगी और आपका जरूर से जरूर नेट जेआरएफ में सिलेक्शन होगा। धन्यवाद दोस्तों।